मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जी भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरे स्वस्थ होने की। मैं कैसे ही आभार प्रकट करूं आपका। तहे दिल से धन्यवाद आपका। आज मैं काफी स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, लेकिन आज दो बेहद ही दुखद खबरें हैं। एक पता चला सुबह सुबह ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और एक प्रधानमंत्री मोदी जी की माता हीराबा का निधन हुआ, स्वर्गवास हुआ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब खुशियों का माहौल वापसी लाते हैं। आओ फिर परसेंटेज सिखाते हैं। आइए मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये सवाल आसान है, कर लोगे। जो मक्खी बदला लेने आई है, करो भैया, करो कर करो। करिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पढ़ पा रहे हैं आप? हम्म। जैकेट क्यों उतार दिए? जैकेट इसलिए उतार दिए क्योंकि हमको जैकेट का जरूरत ही नहीं है। अदरक ले रखिए मुंह में, ताकि खांसी ना आए। करिए मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, पेले का निधन हुआ। पेले जो फुटबॉलर था, बहुत सुंदर भैया। पेले जी के निधन का भी दुख है भैया आपको। बहुत बढ़िया बात है। शायराना अंदाज में हम भी कलम उठाते हैं और आपके साथ प्रतिशत बढ़ाते। पता नहीं क्या लिखा था, जल्दी चला गया। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों, नए साल के। अदरक भी खा लेते हो हाँ, तो हम बेटा जहर भी लेते हैं, बस उसमें मीठा मिलाओ। ठीक होने के बाद की खुशी थोड़ी ज्यादा हो रही है। एक भाई पूछ रहा है कौन से ब्रांड की टी शर्ट है। भाई, हमने जीवन भर ब्रांड ब्रांड देखा ही नहीं, न कभी खरीदा। जो मिल जाता है पहनते। अब आ जाइए सवाल पे। कहता है किसी रेलगाड़ी में उतने ही डब्बे हैं जितनी प्रत्येक डब्बे में सीटों की संख्या है, यानी नंबर ऑफ वैगन्स। हिंदी वाले समझ लो बेटा, डब्बों को इंग्लिश में कहते हैं वैगन। नंबर ऑफ वैगन्स यानी डब्बों की संख्या बराबर है सीट्स इन ईच वैगन, कि हर डब्बे में जितनी सीटें हैं ना, उतनी ही मेरे प्यारे बच्चों डब्बों की संख्या। यानी एक डब्बे में अगर 10 सीटें हैं, एक डब्बे में 10 सीटें हैं, तो इसका मतलब ट्रेन में डब्बों की संख्या भी 10 ही है। अगर एक ट्रेन में 15 सीट है, तो इसका मतलब ट्रेन में डब्बे भी 15 ही होंगे। समझते हैं बात? तो अब कहता है एक ट्रेन थी जिसमें एक डब्बा था, उस डब्बे में 25 आदमी बैठे हुए। इन वन ऑफ द वैगन कैरिंग 25 पर्सन। कहता है बाबू एक डब्बा है, उसमें 25 आदमी बैठे हुए, जो उसकी कैपेसिटी का 71/3/7%। कहता है किसी डब्बे में कुल क्षमता का 71/3/7%, यानी 25 व्यक्ति के बराबर। तो बाबू मोरे 71/3/7% का फ्रैक्शन बताओगे? आप कहें काहे नहीं बताया भैया। इसकी फ्रैक्शन होगी 5/7। 5/7। इसका मतलब कुल डब्बे कुल डब्बे मतलब कुल सीट
कुल सीट्स 7 यूनिट है तो उसके 71 सही 3/7% कितना होना, तो 5 यूनिट सीटें पे आदमी बैठे। कहता है एक डब्बे में उसकी कैपेसिटी का 71 से 3/7% सीटों पे 25 आदमी बैठे हैं, तो मतलब उसकी कैपेसिटी 7 यूनिट है तो उसमें 5 यूनिट बैठे हैं, यानी 7 लोग डब्बे में बैठ सकते हैं तो बैठे 5 यूनिट, जबकि एक्चुअल में बैठे 25 लोग। तो 5 यूनिट 25 लोग, 1 यूनिट 5 लोग, तो 7 यूनिट 35 लोग, यानी डब्बे में बैठ सकते हैं बाबू 35 लोग। तो इस बात का सीधा मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि हर डब्बे में सीटों की संख्या है 35, और हर डब्बे में 35 सीटों की संख्या है तो डब्बे भी कितने होंगे 35। अगर 35 ही डब्बे हैं तो 35 ही डब्बों की संख्या है, तो एक डब्बे में 35 सीटें और 35 ही डब्बे, तो टोटल कितनी सीटें गुना कर लेंगे। 5 5 25, 3 3 और 5 14, 3 9। अब का बता रहे हो सदी, 3 9 नहीं, 3 4 12, 1225 गुना कर ले भाई। एक डब्बे में अगर 35 सीटें हैं और डब्बे भी 35 है, तो एक डब्बे में 35 सीट, तो 35 डब्बों में कितनी गुना कर लेंगे, 35 का वर्ग आएगा 1225, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि पूरी ट्रेन में डब्बों की संख्या, अरे पूरी ट्रेन में यात्रियों की संख्या जो होगी, या यात्रियों की भी नहीं, सीट, पूरे ट्रेन में सीट्स वो कितनी होंगी, तो 35 गुना 35 करोगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 1225 सीटें, यानी पूरी ट्रेन में 1225 सीटें। अब कह रहा है कि तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या के साथ करिए जो रेलगाड़ी में सवार होते हैं यदि हमेशा ही 20% सीटें खाली रहे। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट कैन बी एक्मोडेटेड इफ इट हैज मिनिमम 20% सीट्स ऑलवेज वैकेंट। कहता है अगर इसमें हमेशा ही 20% सीट खाली रह जाए, अगर इसमें हमेशा ही 20% सीट खाली रह जाए तो इसमें अधिकतम कितने आदमी जा सकते हैं, ये आपका सवाल है मेरे बच्चे। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इस बात को ऐसे समझो कि 20% सीटें हमेशा ही खाली रहेंगी, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में से एक सीट हमेशा ही खाली रखोगे तो भरोगे कितनी, मैक्सिमम 4, तो इसका 4/5 करोगे तो उत्तर आएगा 980, यानी मैक्सिमम 980 पैसेंजर ही यात्रा कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है बाबू, करिए। करो भाई, करो करो। गरम चाय की प्याली हो। आइए मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा।
उम्मीद है पढ़ लिए होंगे सवाल। मेरे भाई, एक बात का जवाब देना। एक आदमी आम को 5% प्रॉफिट पे बेचता है और केले को भी 5% प्रॉफिट पे बेचता है। तो बताओ पूरे सौदे में उसका कुल मिला के लाभ कितना हुआ? अगर आम भी 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, केले भी 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ बताइए कितना परसेंट होगा? तो आप कहेंगे सर, आप इसको मान लीजिए कि आम मान लेते हैं 100 रुपए के खरीदे, केले भी 100 के मान लो, 200 के मान लो, 300 के मान लो, जो मर्जी मान लो। तो 100 के आम खरीदे, 5 का लाभ लेगा, तो यहां तो 5 का प्रॉफिट कमाएगा। या 200 का 5%, 10 का प्रॉफिट कमाएगा। तो 10 और 5 कितने का प्रॉफिट हुआ? 15 का। तो भैया मोरे 15 का प्रॉफिट किस पे हुआ? 100 और 200, 300 पे। तो 100 पे कितना? 1/20 यानी 5%। यानी ओवरऑल प्रॉफिट भी बाबू 5% आया। हाँ है ना? देखो गहड़ू शिवम कहां कहां चला गया, विकास, गुलशन, अरे बाबलो 5 ही रहेगा। एक बात तो, मेरे पास 4 बैट है। ये पहला बैट है, ये दूसरा बैट है, ये तीसरा बैट है, ये चौथा बैट है। मैंने इसको भी 2% प्रॉफिट पे बेचा, इसको भी 2% प्रॉफिट पे बेचा, इसको भी 2% प्रॉफिट पे बेचा और इसको भी 2% प्रॉफिट पे बेचा। तो बताओ मुझे कुल मिला के कितना लाभ हुआ? बताओ मेरे भाइयों, मुझे कुल मिला के कितना लाभ हुआ? मित्रों जवाब देना होगा। आइए मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे सर ओवरऑल भी 2% का प्रॉफिट होगा। ये मत करना 4 दूनी 8। इस सवाल में यही बात है। कह रहे मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट्स। एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप कर सकता है। तो मतलब 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप करेगा तो 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप कर देगा? 2 लाइन। 2 लाइन टाइप कर सकता 1 मिनट में। लेकिन वो कह रहा है हर लाइन में 8% जगह खाली छोड़ता है। तो अगर 8% जगह खाली छोड़ रहा है तो काम कितना परसेंट कर रहा होगा? 92%। भाई अगर किसी चीज में मैं 8% जगह खाली छोड़ रहा हूं तो बाकी पे लिख रहा हूं, तो 92% पे लिख रहा हूं। तो इसका मतलब 2 लाइनों का 92% काम प्रति मिनट वो करता है। आप कहें प्रति मिनट कैसे है? इस वजह से क्योंकि 10 मिनट में 20 लाइन, तो 1 मिनट में 2 लाइन, और 2 लाइन का 92% काम कर रहा हूं। अब कह रहा है कि वो प्रत्येक पंक्ति में अब आगे क्या कह रहा है, लेकिन 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा? तो एक पेज में कितनी लाइनें? 40 लाइनें। और ऐसे कितने पेज है? 23। तो भाई एक पेज में 40 लाइन, तो 23 पेज में इतनी लाइनें। अब हमें कुल मिला के इतनी लाइनें लिखनी है। और कह रहा है नाउ ही लीव्स 25% मोर मार्जिन ऑफ बिफोर। कहता पहले का 25% ज्यादा जगह खाली छोड़ता है। मतलब अगर किसी लाइन में 100 शब्द लिखने की जगह होती थी तो आप क्या करते थे? 8 शब्दों की जगह खाली छोड़ देते थे।
यही कहा था ना कि 8% मार्जिन छोड़ देता है, माने 8 शब्दों की जगह खाली छोड़ देते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब जितने की जगह खाली छोड़ रहे थे उसका 25% ज्यादा जगह, मतलब 2 जगह ज्यादा खाली छोड़ोगे। तो पहले 8 जगह ज्यादा खाली छोड़ रहे थे, अब 2 जगह ज्यादा, मतलब कितनी जगह ज्यादा खाली छोड़ोगे, 10 जगह। तो अब आप 10 जगह ज्यादा खाली छोड़ोगे। हाँ नहीं नहीं, पहले आप 8 जगह खाली छोड़ रहे थे, तो अब 8 का 25% यानी 2 ज्यादा, मतलब 10 जगह खाली। ऑफ का मतलब गुना, तो यानी आप 10% खाली छोड़ोगे तो काम कितने परसेंट पे करोगे, 90% पे। तो मेरे बच्चों इतना काम आपको करना है और 1 मिनट में ये काम हो सकता है। तो 2 लाइनों का 92% काम करना है। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात समझे है नहीं? 23 लाइनों का ना 40 लाइनों वाले 23 पेज लिखने और हर पेज पे 90% काम ही करना है। और हम 1 मिनट में कर सकते हैं 2 लाइनों का 92% काम। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, दिस इज माई क्वेश्चन माई डियर। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 23 चौक 92, 4 दूनी 8, 5 40, 5 नीम 45, 450 मिनट, यानी 450 मिनट में वो घड़ी आएगी जब बात कुछ नई कही जाएगी। हाँ है ना? आप आराम से समझे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, वैसे भी कौन सा जल्दी करके 1 साल आगे कूद जाएंगे, आज ही थोड़ी आ जाएगा नया साल। बढ़ा जाए दोस्त, करिए भैया। आइए जी दोस्त। मेरे भाइयों सवाल में कह रहा है व्हेन इनकम ऑफ ए मैन इंक्रीज बाई 6000, जब एक आदमी की आय 6000 रुपए बढ़ जाती है। मान लीजिए एक आदमी की इनकम थी एक्स, अब हो गई एक्स प्लस 6000। तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है, यानी यहां रेट ऑफ इनकम टैक्स 18% था, तो अब मेरे बच्चे रेट ऑफ इनकम टैक्स हो गया 15%। और कह रहा है दोनों ही स्थितियों में 25% इनकम टैक्स फ्री है। कहता है बाबू 25% पर टैक्स से नहीं लेंगे, मतलब एक्स इनकम है, कहता है इसके 25% पे टैक्स नहीं लेंगे, तो टैक्स कितने परसेंट पे लगेगा, 75% पे। किस रेट से लगेगा जी, 18% से।
अब इनकम कितनी हो गई जी, x प्लस 6,000। 25% पे टैक्स नहीं लगेगा तो टैक्स कितने पे लगेगा, 75% पे। किस रेट से, 15%। हाँ है ना मेरे बच्चे। तो यहां जो अमाउंट ऑफ टैक्स जाएगा वही अमाउंट ऑफ टैक्स यहां पे भी जाएगा। हाँ है ना, दोनों जगह अमाउंट ऑफ टैक्स जो जाएगा मेरे बच्चे क्या होगा, सेम। तो 75/100 से 75/100 काटो, 100 से। ये बात समझ रहे कि नहीं भाई, दोनों जगह अमाउंट ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे और यहाँ पे टैक्स बराबर जाएगा। तो आपने एक चीज देखी होगी कि इस 75% का सवाल में कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है। तो ये 75 से 75 तो कैंसिल हो जाएगा, बचाइए, इसे सोल्व कर दीजिए। तो 100 से 100 काटा, 3×5 15, 3×6 18। हाँ है ना, तो 6x बराबर 5x जमा 5×6 30,000। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पैर में जो 30,000। सो दैट वुड बी योर आंसर। हाँ है ना। समझे। तो सवाल पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि 25% दोनों जगह टैक्स फ्री है, मतलब हम चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आप पेपर में सीधा सीधा ये देखो कि भाई इनकम थी पहले x, अब हो गई x प्लस 6,000। पहले टैक्स रेट थी 18%, अब टैक्स रेट हो गया घट के 15%। तो मेरे भाई अगर इनकम x की x ही रही होती, घटी बढ़ी ना होती, तो अभी 18% टैक्स, मतलब पहले 18% टैक्स दे रहे थे 15%, तो टैक्स में कितने की बचत होनी चाहिए थी, 3% की। 3% टैक्स की बचत होनी चाहिए थी आपकी। अगर मान लो इनकम ना भी बढ़ी होती तो भी x रुपए पे, पहले 18 दे रहे थे 15 दे रहे हो, तो x रुपए पे 3% की बचत होनी थी। लेकिन कह रहा है ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि अब उसकी इनकम भी तो बढ़ गई और जो बढ़ी हुई है इनकम है उस पर भी तो टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये जो टैक्स बचना चाहिए था ये इसलिए नहीं बच पाया क्योंकि बढ़ी हुई इनकम पे उसने 15% टैक्स दिया। बढ़ी हुई इनकम पे उसने 15% का टैक्स दे दिया। हाँ है ना। सोल्व करोगे, 3×5 15, 5×6 30, तो इसका मतलब उसकी ओरिजिनल इनकम थी 30,000। करिए बाबू। आइए जी। कहता है जी एक आदमी क्या है, 28,800 रुपए। जब उसकी आय बढ़ जाती तो आयकर की दर 12% से घट के 10% रह जाती। यानी पहले रेट ऑफ टैक्स 12% था तो अब रेट ऑफ टैक्स हो गया 10%। 28,800 से बढ़ के अब इतनी हो गई। दोनों ही सिचुएशन में क्या था, 30% इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो 28,800 रुपये इनकम थी, इस पे इसके 30% पे टैक्स नहीं लगेगा तो टैक्स कितने परसेंट पे लगेगा, 70% पे। किस रेट से, 12% की रेट से। अब 28,800 रुपये इनकम है जी, प्लस एक्स, अब इतनी इनकम हो गई।
इसके 30% पे टैक्स नहीं लगेगा तो बाबू 70% पे टैक्स लगेगा। बिल्कुल लगेगा जी। किस रेट से? 10%। कह रहा जी दोनों ही सिचुएशन में जो टैक्स लग रहा है वो बराबर है। तो मेरे बच्चे कैलकुलेट करेंगे एंड गेट योर आंसर वेरी फास्ट। दूसरा तरीका यह है कि आप पेपर में इस सवाल को इस तरह से सोचिए कि भाई अगर उसकी इनकम 28,800 रुपए ही रहती, 28,800 रुपए ही अगर उसकी इनकम रहती, बढ़ती नहीं, तो भी इसकी टैक्स 12% से 10% हो जाता, मतलब 2% की टैक्स में बचत होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। काहे नहीं हो पाई 2% की बचत? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई, तो बढ़ी हुई इनकम पे जो टैक्स लगा उसने इस बचत को खींच लिया। तो बढ़ी हुई इनकम कितनी थी? एक्स, तो इस पे 10% जो टैक्स लगा, इसकी वजह से इनिशियल इनकम का 2% हम टैक्स नहीं बचा पाए। सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। करिए। बेटे ये ले जा। कर लिया मेरे बच्चों? देखिए मेरे बच्चे, आइए, आप कुछ ना कुछ बोलते रहा करो क्लास से, जिससे क्लास वाली फीलिंग आ जाए। बस 1-2 दिन और रुक जाओ। देखिए यार, कहता किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाती। कहता एक फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाती बाबू, और आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए, तथा नए मजदूर की कार्यक्षमता पुराने वाले से 25% ज्यादा है। कहता जो नया मजदूर है उसकी एफिशिएंसी पुराने वाले से
25% ज्यादा। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी पुराने वाले की 4 है तो नए वाले की कितनी है? 5। ऐसा कह रहा है कि नए वाले की 4 ना, पुराने वाले की 4 है तो नए वाले की कितनी मेरे भाई? 5। हाँ है ना। तो कह रहा जी किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाती है तो आदमियों की संख्या में कितनी वृद्धि करें कि पहले जितने समय में काम पहले वाला होता था उतने ही समय में बढ़ा हुआ काम भी हो जाए। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क मान लेते हैं 50% लेना है। तो आप कुछ कुछ भी करके, मतलब जो दिल कर रहा है वो काम मान लो। मैंने मान लिया कि भैया 100 पेन बनाने का काम है, 100 पेन बनाने का काम होता था, 100 पेन बनाने का काम होता था। अब हमें पता है कि जो पुराने वाले आदमी हैं वो एक दिन में 4 पेन बना सकते हैं और नए वाले आदमी एक दिन में कितने बना देते हैं? 5। पुराने वाले 4 तो नए वाले 5। तो 100 पेन बनाने का रोज काम होता था तो पुराने वाले आदमी होते थे वो एक दिन में कितने पेन बना पाते थे? 4 पेन। तो बताओ भाई कितने आदमी लगाए? एक आदमी 4 पेन बनाता था तो 100 पेन बनाने के लिए कितने आदमी लगाने होते होंगे? 25। 100 को 4 से भाग दोगे 25, यानी मेरे प्यारे बच्चों 25 आदमी काम पे लगाने होते होंगे। यानी पुराने टाइम पे रोज 25 आदमी आते थे, रोज 4 पेन बनाते थे, 100 पेन बना के चले जाते थे। डेली की यही कहानी थी, रोज आते 100 पेन बनाते चले जाते 25 आदमी। एक दिन क्या हुआ, काम 50% बढ़ गया। 50% बढ़ गया मतलब 100 से कितने पेन बनाने पड़ेंगे? 150 पेन, क्योंकि 50% यानी 50 फालतू, मतलब 150 पेन बनाने। अब मुझे ये बताओ कि पुराने वाले में आदमी अभी काम पे रहेंगे या खत्म, मर गए? आप कहेंगे जी कुछ नहीं तो मतलब रहेंगे। तो पुराने वाले 25 आदमी तो 4 पेन के हिसाब से अभी भी पूरे दिन में 100 ही पेन बना पाएंगे? आप कहेंगे हाँ जी 100 ही पेन बनाएंगे। तो अब बनाने कितने हैं आज? 150 पेन। तो 150 में से 100 बन चुके हैं तो कितने पेन और बनाने होंगे? तो आप कहेंगे 50 पेन और बनाने होंगे। तो पुराने आदमी तो पूरे यूज हो गए, काम बच रहा है 50 पेन का। तो ये काम कराना है किससे? नए आदमी से। और एक नया आदमी एक दिन में कितने पेन बनाता है? 5। तो एक दिन में 5 पेन नए बनाता है। तो 5 पेन बनाने के लिए एक आदमी चाहिए, 5 पेन बनाने के लिए एक आदमी चाहिए। तो 50 पेन बनाने के लिए 10 आदमी, यानी 10 आदमी नए हमें काम पे जोड़ने होंगे। हाँ है ना। पहले से पुराने आदमी कितने हैं? 25। तो यही तो पूछ रहा है कि पुराने अगर 25 आदमी हैं तो 10 आदमी का आपको काम पे और लाने होंगे। तो कह रहा है कितना परसेंट हुआ? तो आंसर हुआ 40%, यानी उसे 40% आदमी और काम पे लगाने होंगे। मेरे प्यारे बच्चों 40% आदमी उसे काम पे और लगाने होंगे, ये हमारा सवाल। हाँ है ना। 40% आदमी उसे काम पे और लगाने होंगे। जो थोड़े से समझदार है उनके उनको इतना लेंदी ले जाने की कुछ भी जरूरत ही नहीं है। वो तो एक बेसिक समझ जानते हैं कि सर पुराने वाले आदमी तो 100 ही पेन काम करेंगे, अब 50% बढ़ गया, उन्हें 50 पेन का काम और करना पड़ेगा। अभी 50 पेन किससे बनवाने? नए से। नया 5 पेन एक आदमी बनाता है तो 50 पेन बनाने के लिए 10 आदमी चाहिए, तो यानी 10 आदमी और अपॉइंट होंगे। पहले से कितने हैं? 25। तो पहले से हैं 25 आदमी, अब 10 आदमी और अपॉइंट करने, तो 100 पे कितना? सीधा। हाँ है ना। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर ये तो आपने मान लिया, आपने अपनी तरफ से मान लिया से 100 पेन, हो सकता है मैं 100 ना मानूं, मैं कुछ और मान लूं, मैं तो फ्रैक्शन ले लूं। तो भाई तो फ्रैक्शन ले ले, मान ले तो 50% की फ्रैक्शन ले लेते हैं 1/2। तो मान लेते हैं कि 2 पेन बनाने का काम होता है, 2 पेन बनाने का काम होता है, डेली 2 पेन बनाने हैं। और नए आदमी की एफिशिएंसी पुराने वाले से 25% ज्यादा, यानी 5/4। यानी हम ये कह सकते हैं पुराना आदमी एक दिन में 4 पेन बनाएगा तो नया आदमी एक दिन में 5 पेन बना देगा। तो 2 पेन बनाने हैं और पुराना आदमी एक दिन में कितने पेन बनाएगा? 4। तो कितने आदमियों की जरूरत होगी? आधे आदमी। तो इसका लो आधे आदमी, कितने आदमी मेरे बच्चे? आधे आदमी
डेली जब 4 पेन बनाएंगे तो एक दिन में 2 पेन बनेंगे। आप कहेंगे हाँ मान ली बात। अब क्या हुआ सर? अब कह रहा है काम की मात्रा 50% बढ़ गई, तो 2 का 50% 1, तब 1 पेन हमें और बनाना होगा। अच्छा ये बताओ, ये नया पेन किससे बनवाओगे? और नए आदमी से, पुराने तो है नहीं। तो नए आदमी कितने, एक आदमी कितने पेन बनाता है? 5। तो 5 पेन बनाने के लिए 1 आदमी चाहिए, तो 1 पेन बनाने के लिए 1/5 आदमी। तो मतलब हमें 1/5 आदमी और काम पे लाने होंगे, है ना। पहले से आदमी कितने हैं? 1/2। तो पहले से है 1/2 और 1/5 आदमी और काम पे लाने, तो कितना परसेंट? तो 1/5 ऐसे ही रखो, 1/2 पलट के लिखोगे 2/1 गुना 100, उत्तर आएगा मेरे भाई 40%। तो दैट वुड बी योर आंसर। तो जैसे मर्जी करो, सवाल आपको ही करना। करिए बाबू सवाल। ये स्टडी मटेरियल वाली किताब लाइए एक बार। आइए मेरे भाई, देखिए जी। कहता है किसी कमरे में कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। तो मेरे भाई मान लेते हैं 45 जानवर है, तो 45 जानवरों में से बिल्लियां जो हैं वो X है और बाकी कुत्ते हैं। कुत्ते हैं मेरे प्यारे बच्चों 45 माइनस X। अब कह रहा है जी हर एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, तो X बिल्ली है, एक बिल्ली 7 बिस्किट खाएगी तो X बिल्लियां कितनी खा जाएंगी? 7X। और हर एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, तो एक कुत्ता 45 ना, एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, तो 45 माइनस 9X कुत्ते कितने खा लेंगे? 45 माइनस X गुना 9। तो सारे कुत्ते मिला के इतने बिस्किट खा लेंगे, सारी बिल्लियां मिला के इतने बिस्किट खा लेंगे, और कुल मिला के खाए गए हैं 355 बिस्किट। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारी स्टेटमेंट है। अब सवाल सोल्व करेंगे, X की वैल्यू निकाल देंगे। अब यहां से सीखना कॉन्सेप्ट, और बहुत सावधानी से और ध्यान से। भाई 45 जानवर है, क्योंकि हम सीख रहे हैं डाटा का मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन का मतलब होता है आंकड़ों के साथ खेलना, आंकड़ों के साथ खिलवाड़। जैसे मेरी जेब में 10 रुपए है, मैं इस बात को कितने तरीकों से बोल सकता हूं? मेरी जेब में 10 रुपए है, मैं इस बात को कितने तरीके से बता सकता हूं? तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट तरीके। आप कह देंगे मेरी जेब में 100 रुपए से 90 कम है, तो भी मतलब यही है। मेरी जेब में 40 का 1/4 है, तो भी मतलब यही है। मेरी जेब में 5 का डबल है, तो भी मतलब यही है। मेरी जेब में 12 से 2 रुपए कम है, तो भी मतलब यही है। यानी बात वही, अर्थ वही, लेकिन बात बोलने के तरीके नए।
तो जब आप अलग अलग तरीकों से किसी बात को बोलते हैं तो वो कहलाता है मैनिपुलेशन, कंपटीशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा 45 जानवर है। इन 45 जानवरों में कुछ कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली। हर एक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही, हर एक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है, और हर एक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे मान लीजिए कि हर एक कुत्ता 7 बिस्किट तो खा ही रहा है, 2 बिस्किट वो एक्स्ट्रा खा रहा है। यानी 7 बिस्किट बिल्ली खा रही है और 7 ही बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है, बस कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। और कुल मिला के 355 बिस्किट खाए गए, कुल मिला के 355 बिस्किट खाए गए। इसका कल्याण कर ही देते हैं। है ना? तो अब ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि भाई 7 बिस्किट तो बिल्ली भी खा रही है और 7 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है। तो 7 बिस्किट तो हर एक जानवर खाने लग रहा है। तो 45 जानवर है, हर एक जानवर 7-7 बिस्किट खाएगा। तो 7×5 = 35, 7×4 = 28 और 3 = 31। तो कुल मिला के 315 बिस्किट खाए गए, कुल मिला के 315 बिस्किट खाए गए। आए ना? तो हम ये कह सकते हैं क्या कि सर जो कैलकुलेशन हम अपनी तरफ से दौड़ा रहे हैं कि बिल्ली ने भी 7 खाए और कुत्ते ने भी 7 ही खाए, उस हिसाब से तो 315 बिस्किट खाए जाने चाहिए, लेकिन खाए गए हैं 355, यानी 40 ज्यादा। तो ये 40 ज्यादा किस वजह से आ रहे हैं? कुत्ते की वजह से। क्योंकि हर कुत्ता 7 नहीं 9 खा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं हर एक कुत्ता 2 बिस्किट फालतू खा रहा है। तो 2 बिस्किट फालतू खिलाने के लिए एक कुत्ता चाहिए, तो 40 बिस्किट फालतू खिलाने के लिए कितने कुत्ते चाहिए? 20। तो कुत्ते हैं 20, तो 45 में से 20 कुत्ते, बाकी बचे कितने? 25। तो बिल्ली है मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 25। तो बिल्लियां कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 25। हाँ है ना? आप चाहें इस सवाल को ऐसे भी तोड़ सकते हैं क्या कि कुल मिला के 45 जानवर है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? इन 45 जानवरों में कुछ बिल्लियां और कुछ कुत्ते। मैं इस बार कुत्ते यहां लिख लेता हूं, बिल्लियां यहां, ताकि किसी कुत्ते बिल्ली को दिक्कत ना हो। है? दोनों की दोनों बिस्किट खा ले। आओ। तो कह रहा है भाई हर एक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है और हर एक बिल्ली 7। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि हर एक बिल्ली 9 बिस्किट तो खा ही रही है, बस 2 बिस्किट कम खा रही। कहता हर एक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है, हर एक बिल्ली 7। तो हर एक बिल्ली 9 तो खा ही रही है, बस 2 बिस्किट कम खा रही, और कुल मिला के 355 बिस्किट खाए गए। तो हमें यह समझना है भैया कि 9 बिस्किट कम तो कुत्ता भी खा रहा है और 9 बिस्किट कम बिल्ली भी खा रही है। तो 9 बिस्किट कम तो हर एक जानवर खा रहा है, तो 45 जानवर है। और अगर हर जानवर 9 बिस्किट कम खा रहा है तो कुल मिला के कितने बिस्किट कम खाए गए? 9×5 = 45 और 9×4 = 36 और 4 = 40, 405 बिस्किट खाए गए। इस हिसाब से 405 बिस्किट खाए गए। हाँ है ना? तो कितने बिस्किट कम खाए गए हैं? 50 बिस्किट कम खाए गए। किस वजह से? क्योंकि हर बिल्ली 2 बिस्किट कम खाती है। अगर हर बिल्ली 2 बिस्किट कम खाती है तो 50 बिस्किट कम खाने के लिए कितनी बिल्लियां चाहिए जी? 25। कितनी बिल्लियां चाहिए? 25। तो मतलब बिल्लियां है 25। तो 45 में 25 बिल्लियां हो गई, तो बाकी क्या हो गए? कुत्ते। कितने? 20। 20 हो गए कुत्ते। हाँ है ना? करिए बाबू। एक भाई कह रहा ऑप्शन से भी हो रहा है घोड़ू, यहाँ ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं यार।
सवाल में कहता है जी 280 जानवर हैं और कुछ कबूतर हैं, कुछ खरगोश हैं, कुछ कबूतर हैं, कुछ खरगोश हैं। तो मेरे भाई हर कबूतर के 2 पैर होते हैं, खरगोश के 4 होते हैं, तो 2 जमा 2 कर लेते हैं और कुल मिला के 820 पैर होते हैं, है ना। तो 2 पैर हर कबूतर के भी हुए और 2 पैर हर खरगोश के भी हुए, तो कुल मिला के 2 पैर हर जानवर के, तो 280 गुना 2 हुए 560 पैर। तो इस तरीके से 560 पैर हुए। तो कितने पैर ज्यादा आ रहे हैं? 260। किसकी वजह से? खरगोश की वजह से, क्योंकि एक खरगोश 2 पैर फालतू रखता है। तो 2 पैर फालतू रखने के लिए एक खरगोश, तो 260 पैर फालतू रखने के लिए 130 खरगोश। तो 130 खरगोश चाहिए, तो 280 में 130 गया, तो कबूतर कितने में? 150। देखिए मेरे प्यारे, अब इस सवाल पे आइए। अब इसी चीज का प्रैक्टिकल यूज यहां पे आप समझोगे, करिए। रामा, मेरे भाई हमने मान लिया, डिटेल करें तो 6000 में मेल है एक्स, तो फीमेल हो गई 6000 माइनस एक्स। मेल 5% बढ़ रहे हैं, फीमेल 9% बढ़ रही है, हाँ है ना। तो ये बढ़ी हुई जनसंख्या है, इंक्रीज पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ, तो यहाँ इक्वल में भी पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज होगा वो लिखना है। उसके बाद सोल्व कर देना एक्स की वैल्यू। दूसरा जो हम सीख रहे हैं मेथड, उस पर आते हैं। दूसरा तरीका बाबू ई था कि भैया मेल बढ़ रहे हैं 6%, ना 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 5%, फीमेल बढ़ रही है 9%, तो 9 को लिख लेते, 5% तो बढ़ ही रही है, 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है, और कुल मिला के जनसंख्या 500 ज्यादा बढ़ गई। हाँ है ना, आप कहें बिल्कुल ठीक है सर। तो 5% मेल भी बढ़े, 5% फीमेल भी बढ़ी, तो 5% टोटल जनसंख्या बढ़ गई। तो 6000 का 5%, 6000 का 5% कितना हुआ? 300। तो कुल मिला के जनसंख्या 300 ज्यादा बढ़ गई, मतलब इस हिसाब से 300 बढ़ गई, तो 500 में 300 घटाया, कितना बचा? 200। तो ये 200 एक्स्ट्रा किस वजह से बढ़ा है? फीमेल के 4% की वजह से। तो फीमेल का जो 4% वैल्यू होगी वही तो 200 है, 4 5 20, 50। तो फीमेल आ गई कितनी? 5000। तो 5000 फीमेल है, 6 में से 5 गया, मेल कितने आ गए? 1000। तो मेल कितने आ गए मेरे बच्चे? 1000।
है ना। तो पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो, तो 1000 और 5000। आप चाहते तो इसी को ऐसे भी ब्रेक इवन कर लेते, या अगले में चेंज कराता हूं, इस पे आइए। देखिए मेरे बच्चे, कहता है किसी शहर की जनसंख्या 5000 है। कहता है पुरुषों की जनसंख्या में 6% का इंक्रीज हुआ, महिलाओं की जनसंख्या में 14% का। तो 6% तो है ही, 8% ज्यादा। और एक साल बाद कहता है शहर की जनसंख्या 5540 होगी। तो 5000 से 5540 हो गई, मतलब 540 बढ़ गई। तो मेरे भाइयों 6% ये भी और 6% ये भी, तो 5000 का 6% 300। तो इस हिसाब से तो 300 बढ़नी चाहिए, बढ़ी 540, कितनी फालतू बढ़ गई 240। किसकी वजह से? इस 8% की। तो फीमेल का जो 8% वैल्यू होगा वो 240 है, तो फीमेल आ जाएगी 3000। तो बाकी 2000 क्या हो गए मेरे भाई? मेल। तो कहता है पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो, तो आंसर होगा 2000। अगर वो ये पूछता, ऑप्शन गलत है सारे, कि एक साल बाद पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करो, तो फिर हम इसमें 2000 में 6% जोड़ते और फिर आंसर निकालते। हाँ है ना। ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन गलत है। करिए भाई। अच्छा, अगर आप उसमें माइनस में लेना चाहते तो माइनस में भी चले जा सकते थे। अगर हम उठा के इसको माइनस में तोड़ लेना तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो पूरे शहर की जनसंख्या 5000 थी, फीमेल है 14% इंक्रीज, और मेल है कितना? 6%। तो मेल को हम लिख लेते हैं 14% तो है ही, 8% कम ग्रोथ कर रहा है, तभी तो 14 में 8 गया 6, और 540 का ग्रोथ होगा। इस हिसाब से देखोगे तो 5000 पे 14% ग्रोथ, क्योंकि 14% मेल भी बढ़ रहा है, 14% फीमेल भी बढ़ रहा है। तो 5000 का 14%, 14% निकालोगे तो ये आएगा 700।
तो इस हिसाब से बढ़ना चाहिए 700 मेरे बच्चे। लेकिन बढ़ा कितना, 540। कितना कम बढ़ा भैया, 160। तो ये 160 किसकी वजह से कम बढ़ा है, मील की वजह से। तो मील का जो 8% वैल्यू है ना, वो बेसिकली 160 को बता रहा है। मेल का 8% मेरे प्यारे बच्चों किसको बता रहा है, 160। तो 8 दूनी 16, तो मेल आ गया 2000। तो बाकी 3000 क्या आ गए मेरे बच्चे, फीमेल। है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आइए इस पे, कहते हैं किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। मेल बढ़ रहे हैं 8%, फीमेल बढ़ रही 5%। तो फीमेल 5% बढ़ रही है, मेल 8। 8 को आप ऐसे लिख लो कि यार 5% तो बढ़ ही रहे हैं, बस 3% ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक साल बाद शहर की जनसंख्या 10,272 हो गई। तो मेरे बच्चे 9600 से 10,272 हो गई। तो हाउ मच इंक्रीज इट इज, 402, 672। तो 672 ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब आपने ये देखना कि भाई 5% तो मेल इंक्रीज हो रहे, 5% फीमेल भी। तो 9600 का 5% क्या होता है, 5×30, 5×45 और 3×48, 480। तो इस हिसाब से 480 जनसंख्या इंक्रीज होनी चाहिए। तो 2, 17 में से 8 गया 9। तो 192 जनसंख्या ज्यादा बढ़ रखी है। 192 जनसंख्या ज्यादा बढ़ी किसकी वजह से, मेल के 3% की वजह से। तो मेल का जो 3% रेशियो है, इट इज दिस वन। तो 64 आएगा, तो मेल आएंगे 6400। 9800 में 6400 गया, तो फीमेल आएगी 3200। समझे कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। करिए मेरे भाई इस सवाल को।
देखिए मेरे बच्चे, आ जाओ भाई आप। देखो यार, आपकी बात जेन्युइन है कि ब्रेक लंबा हो गया। कहाँ गए? यही आ जाइए, ध्यान से देखिए। देखिए मेरे बच्चे, मुझे डिटेल पढ़ाना हो तो मैं इस सवाल को ऐसे कराऊंगा। बस यार आज आज की बात है, उसके बाद से फिर क्लास के बीच ब्रेक नहीं होगा। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 100। मैक्सिमम मार्क्स जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? 100। यानी अधिकतम अंक जो है वो 100 मान लेते हैं। हाँ है ना? तो सवाल में कह रहा है कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है। अच्छा, हमें तो एक्स मान के करना है, तो मैक्सिमम मार्क्स एक्स मान लेते हैं। तो कह रहा है एक बच्चे के 25% नंबर आए, तो एक्स का 25% नंबर आए, और कहता है 210 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर 210 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। कहता है एक बच्चे के 25% नंबर आए लेकिन 210 से फेल हो गए, यानी 25% में 210 और आ जाते तो पास हो जाता। अरे हाँ है ना? तो मेरे भाई ये जो है ये कहलाते हैं पासिंग मार्क्स। ये कहलाते हैं पासिंग मार्क्स। अरे हाँ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं? पासिंग मार्क्स। हाँ जी। और कह रहा है यदि वे 55% अंक लाता, कह रहा है अगर मैक्सिमम मार्क्स का अगर उसके 55% नंबर आए होते तो 240 अंकों से पास हो जाता। अगर वो 240 अंकों से पास हो जाता, 55% नंबर, 240 अंकों से पास होने वाला, पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 240 नंबर उसके ज्यादा है। तो अगर 55% आए और इसमें से वो 240 ज्यादा वाले हटा दें तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे मेरे बच्चे? तो ये हो जाएंगे पासिंग मार्क्स वाले नंबर। तो ये हो जाएंगे पासिंग मार्क्स। तो ये हो जाएंगे मेरे बच्चे पासिंग मार्क्स। अरे हाँ है ना? क्या हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स। अब सोल्व करोगे तो ये 55%, ये 25% इधर लाओगे तो ये होगा 30% ऑफ एक्स। हाँ है ना? 210 उधर जाएगा, 450। एक्स की वैल्यू होगी 1500। एक्स की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 1500। हाँ है ना? अगर एक्स की वैल्यू 1500 है और मैं आपसे पूछूं पासिंग मार्क्स बताओ, तो आप कहेंगे ये लो सर, यानी मैक्सिमम मार्क्स तो हो गए 1500, ये तो बात मान ली सर। पासिंग मार्क्स पता करने हैं हमने। पासिंग मार्क्स पता करने हैं हमने, तो भैया एक्स की वैल्यू 1500 गुना 25% जमा 210, तो भैया 25 250 और 25 125, यानी 375 और 210 को जोड़ेंगे, 3 2 5, 585, यानी 585 नंबर लाने वाला बच्चा पासिंग मार्क्स पे आ गया, यानी पास हो गया। अब पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज का क्या फार्मूला हुआ भाई? तो यहां लिखेंगे पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं जी? 585। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 1500 गुना 100, काटेंगे तो ये आएगा 39%। यानी 39% नंबर लाने वाला बच्चा पास हो जाएगा। 39% नंबर लाने वाला बच्चा पास हो जाएगा। यानी 39% नंबर लाने वाला बच्चा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? अब बात को आगे को समझिए, इसी सवाल को पेपर में कैसे करें। भाई आप ऐसे देखो कि एक बच्चे के 25% नंबर आते हैं तो 210 नंबर से फेल हो जाता है। वहीं अगर उसके 55% नंबर आते हैं तो कहता है 240 से पास हो गया। पासिंग परसेंटेज बताइए। तो ऐसे केस में आप इसका डिफरेंस ले लो, क्योंकि आप यहां पे भी डिफरेंस ही तो ले रहे हैं।
55 में से 25 घटा रहे हैं और 210 में से माइनस कर रहे हैं 240, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो सेम यही काम हमने यहां करना है। 55 में से 25 घटाया 30%, और 240 में से माइनस करेंगे माइनस 210, तो हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 450। तो 30% 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1% की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 15। भाई 30% 450, तो 1% की वैल्यू 15, यानी 1% 15 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 100% किसे डिनोट करेगा? 1500 को। तो 100% किसे डिनोट करेगा? 1500। मेरे बच्चे अगर 1% 15 है तो 100% कितना होगा? 1500, यानी मैक्सिमम मार्क्स हो गए 1500। हाँ है ना? अगर मैक्सिमम मार्क्स 1500। अब सवाल में वो ये पूछ रहा है कि भैया पासिंग परसेंटेज बताइए। तो मेरे भाई 15 नंबर से 1% बनता है, तो 210 नंबर से कितना? 15 एकम 15, 6 15 चौकू 60, यानी एक बच्चे के 25% नंबर आए लेकिन वो 14% नंबरों से फेल हो गया। मेरे बच्चे के 25% नंबर आए लेकिन 14% नंबर से फेल हो गया, यानी 25% तो आए लेकिन 14% से फेल हो गया। 14% और आ जाते तो पास हो जाता, यानी 39% नंबर लाने वाला बच्चा पास है। भाई फिर से समझाता हूं, बहुत सिंपल है, सुनने की और समझने की कोशिश करो। देखिए यहां तक आया 30% 450, तो 1% 15। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 100%, तो 100% की वैल्यू 1500। भाई यहां मतलब यह है कि 15 नंबर से 1% बनता है, 15 नंबर से 1% बनता है, तो 210 नंबर से कितना? 15 नंबर से अगर 1% बनता है तो 210 नंबर से कितना? तो 15 एकम 15, 15 चौकू 60। 15 नंबर से 1% तो 210 नंबर से 14%, यानी एक बच्चे के 25% आए लेकिन 14 की कमी, तो कितने वाला पास हुआ जी? 39% वाला। हाँ है ना? 15 नंबर से 1%, तो इसे भाग देंगे 15 को, तो यह आएगा 16। तो एक बच्चे के 55 आए लेकिन 16 फालतू, तो 55 में से 16 हटा दोगे तो 39% वाला क्या होगा? पास। हाँ है ना? आइए कहता है एक विद्यार्थी 36% नंबर लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। कहता है जी 36% नंबर लाता है तो 32 नंबर से फेल हो जाता है, लेकिन अगर उसके 48% नंबर आए तो 64 नंबर से पास हो जाएगा। 48 और 36 का डिफरेंस 12%, तो 12% रिप्रेजेंट कर रहा है 64 माइनस माइनस 32, यानी 96। तो 12% की वैल्यू 96, तो 1% की वैल्यू 8। 1% की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 8, यानी 8 नंबर से 1% बनता है, तो 32 नंबर से कितना परसेंट बनता है? 4%। भाई 8 नंबर से अगर 1% है तो 32 नंबर से 4%, तो एक बच्चे के 36% आए, बस 4% की कसर रह गई, मतलब 40% वाला पास है। 36 जमा 4 40% वाला पास है। मैक्सिमम मार्क्स पूछे तो 100%, तो 1% 8, तो 100% कितना? 800। सो दिस वुड बी योर आंसर। करिए बाबू। आइए जी दोस्त, कहते हैं एक विद्यार्थी के 40% नंबर आए, हाँ जी, और वो 50 नंबर से फेल हो गया।
लेकिन जब उसके 50% नंबर आते हैं तो 40 नंबर से पास हो जाता है। 50 में 40 गया 10%, और 40 में से माइनस करेंगे -50, तो माइनस माइनस प्लस 90। तो मेरे प्यारे बच्चों 10% की वैल्यू 90, तो 1% की वैल्यू आ गई 9। माने 9 नंबर से 1%, तो 9 नंबर से 1%, तो 50 से कितना, तो 9 6 54, नहीं 9 5 45, 5/9%। यानी हम यूं कह सकते हैं कि यार एक बच्चे के 40% नंबर आए, लेकिन 5 सही 5/9% की कमी रह गई। तो यानी 45 सही 5/9, इतने परसेंट नंबर लाने वाला पास हो। आइए आइए मेरे बच्चे, कहते हैं जब एक विद्यार्थी 30% नंबर लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है, लेकिन जब 40% नंबर आते हैं तो 10 नंबर से पास हो जाता है। तो ये आया मेरे बच्चे 10%, और ये आया 15, तो 1% की वैल्यू आया 1.5। 1.5 को आप 1.5 यानी 3/2 भी लिख सकते हैं। तो इसे यानी 3/2 नंबर से 1% बनता है। अगर 3/2 से 1% बनता है तो 5 नंबर से कितना बनेगा, तो 2 पलट जाएगा ऊपर, तो 10/3 यानी 3 सही 1/3%। यानी मेरे बच्चे एक बच्चे के 30% आए, लेकिन 3 सही 1/3 की कमी रह गई, माने 33 सही 1/3% नंबर वाला बच्चा पास होगा। पूछे मैक्सिमम मार्क्स कितने, तो 1% 1.5, तो 100% कितना 150। तो 150 नंबर लाने वाला बच्चा अधिकतम अंक ले आएगा, मैक्सिमम मार्क्स ले आएगा। आया ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बाकी फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।